हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था बहुलक के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। बहुलक का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात कर रहे थे। कल हमने आपको बताया था कि जो बहुलक का वर्गीकरण है 5वें प्रकार से बताया था कि बहुलक को तापमान व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोस्टेटिक बहुलक। इन दोनों के अंतर के बारे में कल आपको बताया था। अब लास्ट वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात कर रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात चल रही है। इसमें 6वें टाइप से है, यानी संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर। 6वां टाइप है इसका संश्लेषण ऑब्लिक बहुलकन के आधार पर। बहुलकन के आधार पर देखिए गाइस, संश्लेषण है बहुलकन के आधार बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। कल मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत। संश्लेषण है बहुलकन के आधार बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है योगात्मक बहुलक, योगात्मक ऑब्लिक, इसे योगज बहुलक भी कहा जाता है। योगात्मक ऑब्लिक योगज बहुलक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन पॉलीमर। उसके बाद दूसरा टाइप है यानी संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर। दूसरा इसका प्रकार है संघनन बहुलक, संघनन पॉलीमर बहुलक, इसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखिए एक बात और बता दूं आपको मैं संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों भागों को बांटा था वैज्ञानिक कैरोथर्स ने, यानी कि 1929 में वैज्ञानिक कैरोथर्स ने संश्लेषण बहुलकन के आधार पर बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया था। एक है योगात्मक एडिशन पॉलीमर और दूसरा है संघनन, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इन दोनों भागों को बांटा किसने? कैरोथर्स 1929 में। अब प्रत्येक को समझाने का प्रयास करता हूं। पहले हम समझाते हैं इसको योगात्मक या योगज बहुलक को। इसमें देखिए क्या होता है, योगात्मक या योगज बहुलक में क्या होता है। इस प्रकार के बहुलक में द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, यानी कि असंतृप्त अनसैचुरेटेड जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो भाग लेती हैं। द्विबंध ऑब्लिक त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां इसमें भाग लेती हैं। द्विबंध या त्रिबंध नहीं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जिसे कहते हैं असंतृप्त अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त एकलक इकाइयां इसमें भाग लेती हैं। उसके बाद इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां जो होती हैं वो श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, यानी एक चेन के रूप में जुड़ती हैं। इसलिए इस बहुलक को श्रृंखला वृद्धि बहुलक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। लेकिन श्रृंखला वृद्धि जो बहुलक की प्रक्रिया होती है, ये इसकी क्रियाविधि में बताएंगे, जो क्रियाविधि आएगी आगे, इसके बाद क्रियाविधि पढ़ाएंगे अपन, मैकेनिज्म बताएंगे किस प्रकार से जुड़ते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरी बात क्या है इसमें? तीसरी बात यह है कि इसमें कोई भी हमें सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। यानी इस प्रकार की जो बहुलक होता है, इसकी जो रिएक्शन होगी उसमें किसी प्रकार के बाई प्रोडक्ट की प्राप्ति नहीं होती है। सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, इसमें बहुलक का जो अणुभार होता है, प्राप्त होने वाले बहुलक का जो अणुभार होता है वह एकलक इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर होता है। यानी बहुलक का जो अणुभार होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो एकलक इकाई जो भाग लेंगी इसमें, यानी जो एकलक इकाई होंगी, समान प्रकार की एकलक इकाई होती हैं, उनके अणुभार के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सहउत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई भी छोटा अणु नहीं निकलता है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन, एथेंस से पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन भी है।
पॉलीस्टाइरीन भी है इसका एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल पीडीएफई है, पीडीएफई। चौथा एग्जाम्पल पीएन है, पॉलीएक्सलो नाइट्राइल। अब देखिए दोबारा सुनिए, योगात्मक या वियोजक बहुलक एडिशन पॉलीमर एक ऐसा बहुलक होता है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं और इसमें द्विबंध या त्रिबंध एकलक इकाइयां जो होती हैं श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसे कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक। और इसमें कोई भी सहउत्पाद नहीं बनता है और इसमें प्राप्त होने वाले बहुलक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्राप्त होने वाले बहुलक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह इसमें भाग लेने वाली एकलक इकाइयों के अनुपात के योग के बराबर होता है। इसकी जो एग्जांपल है एथीन से पॉलीथीन, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन, पीएफई से पीडीएफई, एएन से पीएन पान। एक एग्जांपल तो देखिए मैं कैसे बताता हूं यहां पे। एथीन से देखिए पॉलीथीन, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। इसकी n का एक काम मैं ले रहा हूं, n का मतलब बताया था मैंने आपको, n बहुलकीकरण की मात्रा है। यहां पे n की जो वैल्यू है वह 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। अब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जब गर्म करते हैं, यानी इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। एक पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। इस प्रकार से प्राप्त होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हाफ बॉन्ड यहां पे क्या लगाना है आपको N। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे द्विबंध युक्त एकलक इकाई भाग ले रही है जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इसमें क्या होता है कि बहुलक का जो अनुपात है वह एकलक इकाइयों के अनुपात के योग के बराबर होता है। यानी कि मान के चलो हम n की वैल्यू यहाँ 5 लेके चलते हैं, एक बार मान के चलते हैं, तो यहाँ n बराबर 5, तो हमें भी कितना आएगा 5 ही है। तो यहाँ 5 माना जैसे अपन ने, तो यहाँ एथीन के कितनी इकाई हो गई 5, क्योंकि समान प्रकार की है, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वह इसके मॉलिक्यूलर वेट के योग के बराबर तो होगा, क्योंकि इसमें कोई भी सहउत्पाद नहीं निकला है, ना तो उसमें जल निकला है, ना कोई अल्कोहल निकला है, ना कोई HCl निकला है, ना कोई अमोनिया निकला है। और जब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं अपन, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसको श्रृंखला वृद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एकलक इकाइयां जो थी मैंने ली हैं वो श्रृंखला के रूप में जुड़ती जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक। इस बात को मैं थोड़ा आगे बताऊंगा जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसको कहते हैं योगात्मक या योगज बहुलक। कोई समस्या? नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा टाइप था संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर। दूसरा टाइप है संघनन बहुलक। दूसरा टाइप है संघनन बहुलक, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें भिन्न भिन्न द्वि या त्रिक्रियात्मक युक्त एकलक इकाइयां जो होती हैं वो भाग लेती हैं। द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाई भाग लेती हैं। इसमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। द्वि या त्रि, या तो उनमें 2 क्रियात्मक समूह होंगे या फिर उनमें 3 क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक है, अमीनो है, COCl है, ऑयल हैलाइड, एस्टर क्या है, एस्टर, ये सभी क्या है फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट, इस प्रकार के बहुलक में क्या होता है कि अपने को सहउत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि वो बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सहउत्पाद बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है, H2 प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई भी HCl प्राप्त हो सकता है, अमोनिया प्राप्त हो सकता है, या फिर ROH प्राप्त, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और उसको कह रहे थे श्रृंखला वृद्धि बहुलक, क्योंकि उसमें एक लग रहे हैं श्रृंखला के रूप में होती है। लेकिन इसको कहते हैं पदशय वृद्धि बहुलक। पदशय वृद्धि बहुलक,
जिसे कहते हैं स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर यानी कि इसमें क्या होता है, जब इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसमें एकलक इकाइयां जो होती हैं वह स्टेप बाय स्टेप जुड़ती हुई जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं पदशय वृद्धि बहुलक। नेक्स्ट, इसमें प्राप्त होने वाले बहुलक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह इसमें प्रयुक्त होने वाली एकलक इकाइयों के मॉलिक्यूलर वेट की तुलना में कम होता है। इसमें बहुलक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह इसमें प्रयुक्त होने वाली एकलक इकाइयों के मॉलिक्यूलर वेट की तुलना में कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें क्या निकलता है, सह उत्पाद या तो H2 निकलेगा या फिर अमोनिया निकलेगा या ROH निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, HCl, कुछ भी निकल सकता है। इसका एग्जांपल दोस्त देखिए, एग्जांपल इसका अभी अपन ने बताया था नायलॉन 6,6, उसके बाद नायलॉन 2,6 भी है, उसके बाद नायलॉन 6,10 भी है, नायलॉन 6,10, टेरिडीन भी है, क्या है, टेरिडीन भी है, टेरिडीन जिसे हम डेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इसके क्या है, कुछ एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल में एक बार करके बताता हूं। नायलॉन 6 मैंने आपको पहले बता दिया, नायलॉन 6 बता दिया है। इसमें नायलॉन 6 में दो एकलक इकाइयां होती है, एक होती है हेक्सामेथिल डाइमिक और दूसरी होती है एडिपिक अम्ल, जिसे कहते हैं टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। नायलॉन 6 के बारे में हम पहले बता चुके हैं और नायलॉन 2,6 के बारे में देखते हैं होता क्या है। नायलॉन 2,6 देखिए नायलॉन 2,6 इसका एग्जांपल है नायलॉन 2,6। नायलॉन 2,6 एग्जांपल को हम क्लियरफाई करते हैं यहाँ पे। नायलॉन 2,6 में मोनोमर यूनिट जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। इसमें मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो दो होती हैं, क्योंकि ग्लाइसिन, एक होता है ग्लाइसिन, एक होता है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। अमीनो कैप्रोइक अम्ल यानी कि नायलॉन 2,6 में एकलक इकाइयां जो होती हैं, एकलक इकाइयां जो होती हैं दो प्रकार से होती हैं, एक होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। ग्लाइसिन क्या होता है, एमिनो कैप्रोइक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है वो देखिए आप। ग्लाइसिन CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ पे एमिनो समूह NH2। देखिए मैंने इसमें बताया था अभी, अपन बात कर रहे हैं किसकी, संघनन बहुलक की बात कर रहे थे। संघनन बहुलक का एग्जांपल है नायलॉन 2,6। इसमें पहला ही मैंने बताया था आपको, इसमें द्विक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भर देती हैं। देखो द्विक्रियात्मक समूह एकलक इकाई है, यहाँ पे कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ पे कौन समूह है, एमिनो समूह। तो इसमें क्रियात्मक समूह कितने हो गए, दो क्रियात्मक समूह हो गए। ये क्या है, ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन। यानी कि इसका नाम क्या हो गया, आयुर्वेद नाम क्या हो गया इसका, इसकी नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल, 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल, बात समझाएंगे। प्लस आगे देखिए एमिनो कैप्रोइक अम्ल। देखिए एमिनो कैप्रोइक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है, CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहां पे होगा एमिनो ग्रुप इस प्रकार से। ये है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। अब देखिए इसका आयुर्वेद नाम क्या होगा, 1 CH2 मैथिली समूह कितने हैं, 5 है, तो हो गया 6 एमिनो 6 एमिनो, 6 पे तो रहा है, 6 पे काम लग रहा है, 6 एमिनो
और कार्बन 6 हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। ये क्या है, किसी नाम है, ये ग्लाइसिन है, ये एमिनो कैप्रोइक अम्ल है। अब देखिए इसको बनाते नायलॉन 2 बनेगी, इसकी एन इकाई काम में ले रहे हैं एमिनो कैप्रोइक अम्ल की, और ग्लाइसिन की भी एन इकाई को काम में ले रहे हैं अपन। अब देखिए दोनों का संघनन होगा, दोनों को अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इनका पॉलीमेराइजेशन करते हैं, इनका कंडेंसेशन करते हैं अपन, जिसके फलस्वरूप एक छोटा अणु निष्कासित होगा। देखिए क्या होगा, यहां से गया OH और यहां से क्या गया H, तो H और OH मिलकर क्या हो गया H2O, यहां से क्या निकल गया H2, यानी कि जल के N मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या निकल गए, बाहर हो गए। अब देखिए यहां कार्बन किससे जुड़ेगा, N से। एक बात और, ये ग्लाइसिन यानी 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल है, इसके साइड में इकाई जोड़ेंगे अपन, तो इसके समान तो जुड़ेगी नहीं, इसकी विपरीत इकाई जुड़ेगी, यानी ग्लाइसिन के साइड में कौन जोड़ेंगे हम, एमिनो कैप्रोइक अम्ल। और ये एमिनो कैप्रोइक अम्ल है, इसके एमिनो कैप्रोइक अम्ल के साइड में इकाई जोड़नी है अपने को, कौन सी जुड़ेगी, ग्लाइसिन। जब इसको इसके साइड में इसको जोड़ेंगे और इसके साइड में यहां पे इसको जोड़ेंगे, तो यहां से क्या फ्री हो जाएगा OH, और यहां से क्या फ्री हो जाएगा H निकल जाएगा। अब देखिए प्राप्त क्या होगा, यहां सिंगल बॉन्ड NH NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा ये किससे, N से, N ऊपर क्या है H, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड यहाँ पे किया जाएगा N, क्योंकि N का ये बनने क्या नहीं है, काम में नहीं है यहाँ पे। ये जो आपके सामने पॉलीमर निकल के आ रहा है, ये क्या है बच्चों, नायलॉन 2,6 है। ये क्या है, नायलॉन 2,6। इस प्रकार से नायलॉन 2,6 का निर्माण होता है। मैंने अभी आपको जो बात बताई थी संघनन रोलर के बारे में, यहाँ सभी बातें अप्लाई हो रही हैं। पहली बात बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे इसमें द्वियात्री क्रियात्मक समूहयुक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, जैसे 2 क्रियात्मक समूह एकलक इकाई है ग्लाइसिन, और दूसरी क्या है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। उसके बाद इसमें कोई संयोग उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जैसे अपने को क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है, या फिर HCl निकल सकता है, या फिर ROH निकल सकता है, या फिर अमोनिया, कुछ भी निकल सकता है। और इसमें प्राप्त होने वाले बहुलक का जो अनुभार होता है वह एकलक इकाइयों कौन कौन सी थी, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इनके अनुभार की तुलना में कैसा होगा, इसका अनुभार कम, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया, जल निकल गया। ठीक, और इसको एक नाम से पुकारते हैं, इसे पदशय वृद्धि बहुलक कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप एकलक इकाइयां जुड़ती जाती हैं। इसको हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। एक बात और, नायलॉन 2,6 क्यों कह रहे हैं इसको, नायलॉन 2 और 6 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहली जो एकलक इकाई थी ग्लाइसिन, इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, देखिए 2, और दूसरी जो एकलक इकाई थी एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इसमें कार्बन परमाणु संख्या 6 होगी, 5 तो ये कार्बन 6, इसलिए इसको नायलॉन 2,6 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मोस्ट चीज ये है कि इसमें मोनोमर होते हैं, संश्लेषण ऑब्लिक बहुलकन के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया था हमने योगात्मक बहुलक, इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं, और दूसरा बताया था हमने संघनन बहुलक। इतना मैटर हमने आपको कल बताया था। योगात्मक या योगज बहुलक जो होता है इसके बारे में बताया था। इसमें जो एकलक इकाइयां होती हैं वो श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। और बात करते हैं संघनन बहुलक के बारे में। इसमें द्वियात्री क्रियात्मक समूहयुक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, जिसके कारण इसमें कोई छोटा अणु जो होता है उसका निष्कासन होता है, या HCl या फिर NH3 या ROH, कोई सा भी एक छोटा अणु निष्कासित होता है।
और इसमें प्राप्त होने वाले बहुलक का जो अनुवाद होता है वह एकलक इकाइयों के अनुभार की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें एक छोटा अणु भार निष्कासित हो जाता है। इसके उदाहरण बताए थे कल अपन ने। इसमें नायलॉन 6-6, उसके बाद नायलॉन 2-6 भी आता है, नायलॉन 6-10 भी आता है, नायलॉन 6-10, टेरिलीन डेक्रोन भी आता है, टेरिलीन डेक्रोन भी इसी में आता है, जिसमें एक इकाइयां भिन्न भिन्न होती हैं जो कि क्रियात्मक समूहित होती हैं। संगठन बहुलक के बारे में मैंने कल बता दिया था। ये वाला एग्जांपल कल मैंने आपको बताया था। नायलॉन 2-6 में दो प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं, एक ग्लाइसिन होती है और दूसरी होती है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इस उदाहरण को मैंने कल आपको बता दिया था। और एक बात और, संगठन बहुलक को पदशय वृद्धि बहुलक कहा जाता है। पदशय वृद्धि बहुलक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एकलक इकाइयां होती हैं वे स्टेप बाय स्टेप जुड़ती आती हैं, पद के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसका नाम है पदशय वृद्धि बहुलक। और इसका नाम होता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक। इतना मैटर मैंने कल आपको बताया था। आज बात करते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। यानी इसकी क्रियाविधि जो होती है, संश्लेषण की जो विधियां हैं, यानी क्रियाविधि जो होती है, संश्लेषण ऑब्लिक बहुलकन, बहुलकन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म। देखिए मैंने बताया था आपको कल, वैज्ञानिक कैरोथर्स ने 1929 में इस बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया। पहला था योगात्मक बहुलक और दूसरा था संगठन बहुलक। लेकिन कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिन्हें दो वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनके लिए 1950 में वैज्ञानिक एच.एफ. मार्क ने संश्लेषण या बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया। संश्लेषण या बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर, क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया। पहला होता है योगात्मक बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण, जिसे कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। और दूसरा होता है संगणन पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण, संगणन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम कहते हैं दूसरे नाम से पदशय वृद्धि बहुलक या बहुलीकरण कहते हैं। अब देखिए बारी बारी से दोनों का अध्ययन करेंगे अपन। पहले बात करते हैं योगात्मक बहुलीकरण के बारे में, जिसे कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। होता क्या है, इसके कुछ नियम है, उनको देखिए। पहली जो क्रियाविधि है वो है योगात्मक पॉलीमराइजेशन, जिसे कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन। जिसे कहते हैं चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसके कुछ स्टेप हैं, इसके कुछ नियम है, बता देता हूं आपको। योगात्मक बहुलीकरण श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण में क्या होता है, इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां यानी असंतृप्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां
यानी कि द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां जिन्हें हम असंतृप्त अणु भी कहते हैं वो भाग लेती हैं। यानी कि एल्कीन या एल्काडाइन के व्युत्पन्न इसमें भाग लेते हैं। अब देखिए इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां जिन्हें असंतृप्त एकलक इकाइयां कहते हैं वो श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं। श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इस बहुलक को श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहा जाता है, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसमें असंतृप्त एकलक इकाइयां या फिर असंतृप्त एकलक अणु जो कि द्विबंध या त्रिबंध युक्त होते हैं वो अक्रिय फॉर्म में होती है, अक्रिय होते हैं जिनका सक्रिय होना आवश्यक होता है। यानी इस क्रियाविधि में असंतृप्त एकलक इकाइयां जो होती हैं वो अक्रिय होती हैं जिनका सक्रिय होना आवश्यक होता है। यानी कि इस क्रियाविधि में प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। इस क्रियाविधि को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक पदार्थ इनिशियल मैटर जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। अब प्रारंभिक पदार्थ के रूप में आप पेरोक्साइड ले सकते हो, पेरोक्साइड। आप पेरोक्साइड या तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो या फिर एसिटिल पेरोक्साइड ले लो या तृतीय ब्यूटिल पेरोक्साइड ले लो, कोई सा भी पेरोक्साइड ले सकते हो। या तो बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर एसिटिल पेरोक्साइड या फिर तृतीय ब्यूटिल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटिल पेरोक्साइड या फिर इनके स्थान पर आप परोक्सी अम्ल भी ले सकते हो, परोक्सी अम्ल भी ले सकते हो या फिर एजो बिस आइसोब्यूटानाइट्राइल, इनके स्थान पर एजो बिस आइसो ब्यूटिरो नाइट्राइल को काम में ले सकते हो। ये सभी प्रारंभिक पदार्थ होते हैं। दोबारा सुनिए, इस क्रियाविधि को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पदार्थ के रूप में पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इस प्रकार से बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बीच में दो ऑक्सीजन परमाणु C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। यानी ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड होता है बॉन्ड। या फिर आप एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीय ब्यूटिल पेरोक्साइड या फिर पेरोक्सियम या फिर एजोबिस आइसोब्यूटानाइट्राइल को काम में ले सकते हो। ये एजोबिस आइसोब्यूटानाइट्राइल है, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इसी प्रकार यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है जिसे नाइट्राइल कहते हैं। ये एजोबिस का मतलब दो से होता है आइसोब्यूटानाइट्राइल। इस प्रकार से ये प्रारंभिक पदार्थ है जो मैंने लिखे हैं कि आवश्यकता होती है इस बहुलीकरण की क्रियाविधि को प्रारंभ करने के लिए। अब प्रारंभिक पदार्थ का कोई सक्रिय कण जो होता है वह अक्रिय एकलक अणु से क्रिया कर उसे सक्रिय कर देता है, जिसके माध्यम से बहुलीकरण की क्रियाविधि प्रारंभ हो जाती है। और एक बात और, प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वह दो प्रकार की स्पीशीज में पाया जाता है। इस प्रारंभिक पदार्थ की जो स्पीशीज होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला होता है मुक्त मूलक रूप में, हो गया। देखिए ये प्रारंभिक पदार्थ होता है, ये दो प्रकार की स्पीशीज में पाया जाता है। एक होता है मुक्त मूलक और दूसरा होता है आयनिक स्पीशीज के रूप में। आयनिक स्पीशीज फॉर्म में पाया जाता है और ये होता है मुक्त मूलक स्पीशीज के रूप में। यानी प्रारंभिक पदार्थ होता है वह मुक्त मूलक और आयनिक दो प्रकार की स्पीशीज के रूप में पाया जाता है, एक मुक्त मूलक और एक आयनिक। अब देखिए इसकी क्रियाविधि जो होती है,
पहली क्रियाविधि पढ़ेंगे हम मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। उसके बाद दूसरी क्रियाविधि पढ़ेंगे यहाँ पे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो पहले पढ़ेंगे धनायनिक बहुलीकरण, उसके बाद पढ़ेंगे ऋणायनिक बहुलीकरण। दोबारा सुनिए, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, यानी कि चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पॉलीमेराइजेशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट देखिए। इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकल इकाइयां भाग लेती हैं, यानी कि असंतृप्त एकल इकाइयां भाग लेती हैं, जो कि एल्कीन या एल्काडाइन के रूप व्युत्पन्न के रूप में होती हैं। इसमें क्या होता है कि एकल इकाइयां जो होती हैं, यानी असंतृप्त एकल इकाइयां जो होती हैं, वह श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसे कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। इसमें प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो पराक्षार होता है। अब पराक्षार या तो बेंजोइल पराक्षार हो सकता है, या फिर एसिटिल पराक्षार हो सकता है, या फिर तृतीय ब्यूटेल पराक्षार हो सकता है, या पराक्सियम हो सकता है, या फिर इसके स्थान पर हमने बताया था एजो बिस आइसोब्यूटानाइट्राइल हो सकता है। अब देखिए एक बात और बताई थी मैंने यहाँ पे, प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वे दो प्रकार की स्पीशीज के रूप में होता है। एक तो होता है मुक्त मूलक स्पीशीज के रूप में, और एक होता है आयनिक स्पीशीज के रूप में। यानी इसकी क्रियाविधि जो होती है दो प्रकार से पढ़ेंगे अपन, एक मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और एक पढ़ेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्रियाविधि। पहली क्रियाविधि है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। देखिए क्रियाविधि पहली है, पहली क्रियाविधि है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की एक मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम, मैकेनिज्म। अब देखिए इसमें होता क्या है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है, जो मैकेनिज्म होती है, वो तीन पदों में होती है। तीन पदों में क्रियाविधि होती है, तीन पदों में इसकी क्रियाविधि होती है। पहला पद जो होता है वो होता है श्रृंखला प्रारंभन पद। पहला स्टेप है श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद जिसे कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभन पद में, इस पद में क्या होता है कि जो प्रारंभिक पदार्थ होता है पराक्साइड, उसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर ताप के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा होमोलाइसिस क्लीवेशन होता है, यानी कि समांश विखंडन होता है, जिसके माध्यम से हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। यह मुक्त मूलक अक्रिय एकल अणु से क्रिया करके एक बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है, जिसके माध्यम से बहुलीकरण की क्रियाविधि प्रारंभ हो जाती है। जैसे देखिए प्रारंभिक पदार्थ हमने अभी बताया था आपको पराक्साइड, जैसे अपन लेते हैं बेंजोइल पराक्साइड। प्रारंभिक पदार्थ जैसे बेंजोइल पराक्साइड लिए, बेंजोइल पराक्साइड। बेंजोइल पराक्साइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर ताप के द्वारा समांश विखंडन होमोलाइसिस क्लीवेज होता है, जिसके माध्यम से एक मुक्त मूलक, एक फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन दो एटम, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया C6H5। आगे देखिए ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। इस बेंजोइल पेरोक्साइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H न्यू, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को इंडिकेट करता है, या फिर ताप के द्वारा इसका होमोलाइसिस क्लीवेज
विखंडन होता है, समांश विखंडन। समांश विखंडन आप जानते होंगे क्या होता है, इसमें बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समान रूप से दोनों परमाणुओं पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब देखिए ये जो है पेरोक्साइड बॉन्ड ड्यूएबल, इसका होमोलाइसिस क्लीवेज होगा, समांश विखंडन होगा, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन यहां और आधे इलेक्ट्रॉन यहां। अपन को प्राप्त होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और O के ऊपर क्या हो गया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही फ्री रेडिकल कहा जाता है। ये मुक्त मूलक है और इसके अपन यहां प्राप्त हो गए 2 मूल। इसका दोबारा समांश विखंडन होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ताप के द्वारा इसका दोबारा समांश विखंडन होगा। अब देखिए इसका समांश विखंडन होगा, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस पर और आधे इलेक्ट्रॉन इस पर। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के पास जाता है यानी फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल के पास जाएगा तो वह उदासीन हो जाएगा और उसमें से CO2 क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो प्राप्त होगा 2C6H5 फ्री रेडिकल प्लस में ये भार हो गया, यहां से बन गया है CO2, तो 2CO2 क्या हो गया भार। अब ये जो प्राप्त हुआ है C6H5, ये जो मुक्त मूलक है ये कहलाता है फेनिल मुक्त मूलक, फेनिल मुक्त मूलक जो कि सक्रिय होता है, जो कि क्या होता है सक्रिय होता है। ये फेनिल मुक्त मूलक जो कि सक्रिय है किसी अक्रिय एकलक अणु के साथ क्रिया करता है और उसे भी क्या करता है सक्रिय कर देता है। जैसे देखिए C6H5 मुक्त मूलक प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है क्योंकि एकलक अणु है, एकलक अणु है, ये अक्रिय है और ये फेनिल मुक्त मूलक है जो कि क्या है सक्रिय है। अब देखिए इसका भी समांश विखंडन होगा, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। अब ये फेनिल मुक्त मूलक जो सक्रिय है ये इसके पास जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर एक मुक्त मूलक आ जाएगा, बड़ा मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH2 पर क्या आ गया मुक्त मूलक। एक बड़ा मुक्त मूलक क्या होता है प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए इसको हम क्रिया को ऐसे भी करा सकते हैं, आपकी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, इसको R मान कर भी हम क्रिया करा सकते हैं। यानी कि आप देखिए R जो कि पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ताप के द्वारा इसका समांश विखंडन होता है, यानी होमोलाइसिस क्लीवेज होता है, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन के पास, आधे इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि प्राप्त हो गया RO मुक्त मूलक, यानी 2RO मुक्त मूलक जिसे कहते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मुक्त मूलक जो कि कैसा होता है सक्रिय होता है। अब RO मुक्त मूलक जो होता है इसकी क्रिया कराते हैं, ये सक्रिय होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन के साथ जो कि एक एकलक अणु है, अक्रिय होता है। अब देखिए इसमें भी समांश विखंडन होता है, ये इसके पास जाता है, प्राप्त होता है ROCH2CH2 मुक्त मूलक। ये अपने को एक बड़ा मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। ये कहलाता है बच्चों श्रृंखला प्रारंभन पद। आप इसको या तो बेंजोइल पेरोक्साइड से करा लो
या फिर परोक्षकार से करा लो, बात बराबर है क्योंकि बुक में ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दूसरा पद होता है, ये हो गया श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा पद होता है श्रृंखला संचरण पद। दूसरा पद देखिए भाई, श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, दूसरा पद है स्टेप 2 श्रृंखला संचरण पद, जिसे कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। इस पद में क्या होता है कि पहले पद में बनने वाला जो मुक्त मूलक होता है यह है किसी एकलक मुक्त मूलक, यानी एकलक जो इकाई होती है अक्रिय, उसके साथ क्रिया कराते हैं इसकी। ROCH2CH2 मुक्त मूलक, इसकी क्रिया कराते हैं किसी एकलक अक्रिय अणु के साथ, यानी एकलक इकाई के साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी समान विघटन, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर। अब देखिए ये इसके ऊपर मुक्त मूलक है, इसके ऊपर भी एक मुक्त मूलक आएगा और इसके ऊपर भी एक मुक्त मूलक आएगा। अब ये इससे जुड़ जाता है बॉन्ड के माध्यम से, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। देन रिएक्शन RO CH2 CH2, ये जुड़ गए, लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया RO CH2 CH2। अब यहां से दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड CH2 CH2 हो गया मुक्त मूलक। अब देखिए एक बड़ा मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है अपने को। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसकी दोबारा एकलक इकाई से क्रिया कराएंगे, जिसकी इकाई होगी N, यानी ROCH2 CH2 CH2 और CH2 मुक्त मूलक, इसकी क्रिया करा रहे हैं एकलक अक्रिय इकाई के साथ या अणु के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसकी मैं N इकाई मान के चल रहा हूं यहां पे। इसमें भी समान विघटन ही होता है, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब होगा क्या, देखिए जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं, नहीं इसकी N इकाई के साथ कराते हैं, तो अपने को एक पॉलीमर प्राप्त होता है। देखिए प्राप्त होगा ROCH2 CH2 का होल N, CH2 CH2 मुक्त मूलक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये पद कहलाता है श्रृंखला संचरण पद। दोबारा सुनिए, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है कि पहले पद में प्राप्त होने वाला जो मुक्त मूलक था ये वाला, इसकी क्रिया कराते हैं एकलक इकाई के साथ, यानी एथीन के साथ। इसमें भी समान विघटन होता है इसका, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक, जिसे फ्री रेडिकल कहते हैं। जब ये इसके पास जाता है तो ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए ये बॉन्ड बन गया। उसके बाद इसकी क्रिया फिर दोबारा अक्रिय एकलक इकाई के साथ कराते हैं, जिसकी मैं N इकाई मान के चलता हूं। फिर दोबारा वही प्रोसेस हो रहा है, समान विघटन होता है। दोबारा इसमें क्या होता है कि इसका अपन को एक पॉलीमर प्राप्त होता है, ROCH2 CH2 का होल N करके इसको लिख देते हैं। फिर CH2 CH2 मुक्त मूलक, ये कहलाता है श्रृंखला संचरण पद। नेक्स्ट जो तीसरा पद है, स्टेप जो थर्ड है, वह कहलाता है श्रृंखला समापन पद। इसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन या टर्मिनेटिंग स्टेप। श्रृंखला समापन पद जो होता है, इसमें जो मुक्त मूलक होते हैं आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, यानी कि
श्रृंखला समापन पद जो होता है 4 प्रकार से होता है। आपकी बुक में 4 प्रकार से दिया हुआ है। पहला होता है इसमें युग्मन, जैसे कहते हैं आपस में युग्मित होना, कपलिंग कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। युग्मन में क्या होता है कि अपने को जो दूसरे पद में मुक्तमूलक प्राप्त हो रहा था, इसकी आपस में इकाइयां जुड़ करके उदासीन हो जाती हैं और अपन को एक बड़ी यूनिट प्राप्त होती है। जैसे देखिए इस प्रकार से होता है, करके बता रहा हूं। युग्मन में देखिए क्या होता है, कपलिंग में होता क्या है, या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको। इसमें ये जो प्राप्त हो रहा था, इसको यहां पे यूज करेंगे ROCH2CH2 का होल एंड CH2CH2 मुक्तमूलक, इसकी 2 इकाई आपस में क्रिया करके उदासीन अणु का निर्माण करती हैं। देखिए प्लस दूसरी इकाई CH2 का होल एंड और OR। आगे देखिए इसमें एक इकाई ये हो गई, दूसरी ये ले ली अपन ने, यानी कि इसी के समान दूसरी इकाई ले ली, इसको N1 मान लिया, इसको मान लिया मैंने N2। ये मुक्तमूलक है, ये भी क्या है, मुक्तमूलक है। ये आपस में जुड़ जाते हैं, कपल। आप जानते हैं कपल क्या होता है, कपल के अणु के आपस में जुड़ जाते हैं और अपने को एक बड़ी इकाई प्राप्त होती है। देखिए ये मुक्तमूलक इसके पास जाएगा या फिर ये इसके पास जाएगा, आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे और एक बॉन्ड का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। प्राप्त होता है ROCH2CH2 N1CH2CH2। अब देखिए ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो उनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2CH2 N2 और ये हो गया OR। यानी कि इनमें आपस में युग्मन हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं कपलिंग। कपल इस प्रकार से जुड़ते हैं, इसी प्रकार यहां पर जुड़ रहे हैं। ROCH2CH2 का होल N1CH2CH2 मुक्तमूलक की इकाई इसके पास जाती है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड देखिए बनना, और आपस में इनका क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रोसेस होता है, श्रृंखला समापन पद का दूसरा स्टेप है असमानुपातन। असमानुपातन जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन प्रक्रिया आपने पढ़ ली होगी पहले। असमानुपातन एक रेडॉक्स प्रक्रिया होती है, एक रेडॉक्स प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही अणु का रिडक्शन होता है और एक ही अणु का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी एक बार ऑक्सीजन, एक बार क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आप जानते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, H का और रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुड़ना H2 का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब देखिए ये प्रोसेस होता कहते हैं, कैसे होता है, देखिए असमानुपातन क्रिया है, रेडॉक्स प्रक्रिया है जिसमें एक अणु का ऑक्सीडेशन होता है, एक अणु का क्या होता है, रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है,
अपन को दूसरे स्टेप में प्राप्त हुआ था ROCH2CH2 का होल एन, और ये CH2 और ये हो गया मुक्त मूलक। इसी के समान मैं दूसरे का ले रहा हूं यहाँ पे CH2 उल्टे क्रम लिख रहा हूं, मुक्त मूलक CH2 और CH2 का होल N2 और OR। देखिए इसमें क्या होता है, समानुपात में अभिक्रिया कैसे होती है। मैं इस H2 में H को इस प्रकार से लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए अब होता क्या है, इस C और H के बीच जो बॉन्ड है इसका समान विखंडन होता है, बंध के आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास गए, आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास गए, देन रिएक्शन इसके ऊपर मुक्त मूलक आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, मुक्त मूलक आ जाएगा। ये H मुक्त मूलक जो है यहां से हट जाएगा, यहां से इसका रिमूवल हो रहा है, यहां से हट रहा है, यहां से इसका रिमूवल हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां से हट के इसके पास चला जाएगा, तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां से हटकर ये इसके पास जा रहा है, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। कौन सी अभिक्रिया हो गई, रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे कहते हैं समानुपातन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। देन रिएक्शन प्राप्त क्या होगा, देखिए ROCH2 का होल एन सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, जो कि यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H यहां पे गया, ये इसमें ऐड हो गया, क्या हो गया, CH3, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H यानी CH3, CH2 इसको N1 इसको N2 मान लीजिए, N2 और ये हो गया OR। इस प्रकार से ये हो गया समानुपातन, यानी कि एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें एक के अणु का रिडक्शन होता है और उसी अणु को क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहां से हाइड्रोजन हटा तो उसमें जुड़ा, हाइड्रोजन यहां से हटा तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और हाइड्रोजन इसमें जुड़ा तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। ये कहलाता है समानुपातन। तो पहला हो गया श्रृंखला समापन पथ का पहला जो स्टेप है हो गया युग्मन, दूसरा हो गया असमानुपातन, तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण में क्या होता है, किताब में दिया हुआ है श्रृंखला स्थानांतरण। तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण, इसे कहते हैं चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर श्रृंखला स्थानांतरण में क्या होता है कि एक लग प्रारंभिक पदार्थ और विलायक ये भाग लेते हैं। एक लग हुआ, प्रारंभिक पदार्थ हुआ और विलायक हुआ यानी सॉल्वेंट हुआ, ये भाग लेते हैं। बहुलीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने पर, जैसे बहुलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो एक लग पदार्थ होता है उसकी सांद्रता कम होने लगती है, और प्रारंभिक पदार्थ जो होती हैं इस क्रियाविधि में बहुत कम मात्रा में लिए जाते हैं। इसलिए श्रृंखला स्थानांतरण जो होता है वह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, विलायक के द्वारा होता है। तो कैसे होता है देखिए, जो दूसरे पद में अपन को प्राप्त हुआ था ROCH2 का होल एन CH2 मुक्त मूलक प्लस RH। अब देखिए यहां पे, यहां RH एक श्रृंखला स्थानांतरण है, किताब में आपकी में RH को श्रृंखला स्थानांतरण माना गया है और उसी माध्यम से अभिक्रिया कराई गई है। अब देखिए RH का समान विखंडन होगा इस प्रकार से, एक मुक्त मूलक इसके पास आ गया और एक मुक्त मूलक इसके पास आ गया।
अब ये S मुक्त मूलक यहाँ से हटकर, यानी श्रृंखला 30 का स्थानांतरण हो जाएगा, S यहाँ से हटकर इसके पास चला जाएगा, प्राप्त होगा ROCH2CH2 का होल N CH2CH3 प्लस में हो गया R मुक्त मूलक। इस क्रिया को हम ऐसे भी करा सकते हैं, विलायक जो है CCl4 भी मान सकते हैं, जैसे ROCH2CH2 का होल N CH2CH2 मुक्त मूलक प्लस CCl3 और ये हो गया सिंगल बॉन्ड Cl। देन रिएक्शन CCl4 हो गया, ये भी क्या है, विलायक है, जिसके माध्यम से क्रिया होती है। अब इसका भी समान विघटन होगा, 1 के आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास, 1 के आधे इलेक्ट्रॉन्स के पास, Cl के पास। अब ये Cl यहां से उठ के इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसे फ्री रेडिकल कहते हैं, ये उठ के इसके पास आ जाएगा, यानी श्रृंखला क्या होगी, टूट गई। प्राप्त होगा ROCH2CH2 का होल है CH2CH2 और ये Cl यहां से उठ के इसमें लग जाता है एक बॉन्ड के माध्यम से, प्लस में बह जाता है CCl3 और ये हो गया मुक्त मूलक। ये प्रोसेस कहलाता है क्या, श्रृंखला स्थानांतरण। और एक लास्ट प्रोसेस है निरोधक, जिसे कहते हैं इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, श्रृंखला समापन पथ को समाप्त करने के लिए इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सक्रिय मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाते हैं और श्रृंखला का समापन कर देते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोबेंजीन है, डाइनाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन होता है नाइट्रोबेंजीन एक इनहिबिटर है, डाइनाइट्रोबेंजीन भी एक इनहिबिटर है, और एक और है हाइड्रोक्विनोन भी। ये तीनों पदार्थ ऐसे हैं जो कि श्रृंखला को समाप्त करने का कार्य करते हैं, सक्रिय मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे श्रृंखला क्या हो जाती है, समाप्त। तो इस प्रकार से श्रृंखला समापन पद के 4 पद हो गए। पहला हो गया युग्मन, दूसरा हो गया असमानुपातन, तीसरा हो गया श्रृंखला स्थानांतरण, चौथा हो गया निरोधक पदार्थ। इस प्रकार से योगात्मक बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है वह समाप्त होती है, 3 स्टेप में है। देखिए, पहला स्टेप था श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा था श्रृंखला संचरण पद और तीसरा था श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में 4 स्टेप थे, युग्मन, असमानुपातन, श्रृंखला स्थानांतरण, निरोधक पदार्थ। उसके बाद आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, इसको हम कल बताएंगे। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण में 2 प्रकार की क्रियाविधि है, एक कैटायनिक और एक एनायनिक, यानी एक धनायनिक बहुलीकरण और एक ऋणायनिक बहुलीकरण। इस पूरी क्रियाविधि को हम कल ही समझा पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस कल। ठीक, धन्यवाद।